रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 14वां दिन है और यूक्रेन के सूमी में रूस की तरफ से बमबारी जारी है। सूमी के रिहायशी इलाकों पर रूस का हमला जारी है और रूस के इस हवाई हमले में 22 लोगों की मौत हो गई। रूस के हमले में 2 रिहायशी बिल्डिंगें सूमी में ध्वस्त हो गई हैं। 2 बच्चों सहित यहां पर 5 लोगों की जान बचाई गई है। तो पहले खार्किव, खेर्सोन, इरपिन और अब सूमी में रूस के हमले जारी हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि सूमी में धीरे धीरे हालात किस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं। 2 बच्चों सहित 5 लोगों की जान बचाई गई है। रूस के हमले में 2 रिहायशी बिल्डिंगें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। इस हवाई हमले में अब तक 22 लोगों की मौत सूमी में हो चुकी है। सूमी के रिहायशी इलाकों पर भी रूस का हमला हो रहा है। सूमी वो जगह है जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय भी फंसे हुए थे, लेकिन उन्हें वक्त रहते वहां से निकाल लिया गया। रूस की तरफ से भले ये दावा किया जा रहा हो कि वो आम नागरिकों को टारगेट नहीं कर रहा, रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई क्या है वो ये तस्वीरें बता रही हैं। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से हवाई हमले हो रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं। जंग का यह 14वां दिन है और रूस के हमले में यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही हो रही है। कीव, खार्किव सहित तमाम यूक्रेन के शहरों में तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। और इस बीच खार्किव से बर्बादी की एक नई तस्वीर सामने आई है। यूक्रेनी सैनिक हमले के बाद बर्बादी के निशान दिखाता हुआ यहां पर नजर आता है। खार्किव की तस्वीर। यूक्रेन का ये सैनिक ये बता रहा है कि किस हिस्से में कितनी बर्बादी, कितनी तबाही हुई है। खार्किव में तबाही का ये मंजर जिसे समझाता हुआ यूक्रेन का ये सैनिक। एक तरफ रूस की पैदल सेना है, एक तरफ टैंक आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक हो रही है, हवाई हमले किए जा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन भी दावा कर रहा है कि उसने रूस के कई टैंकों को तबाह कर दिया है, कई फाइटर जेट्स, कई हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। रूस की सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है यूक्रेन में, लेकिन पुतिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की अब ये जरूर कह रहे हैं कि उन्हें नेटो की मेंबरशिप नहीं चाहिए, नेटो उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो अब हर तरह के समझौते के लिए भी तैयार हैं, लेकिन क्या अब पुतिन पीछे हटने के लिए तैयार होंगे, युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार होंगे? दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात भी टर्की में होनी है, लेकिन इस बीच तबाही जारी है, बर्बादी जारी है। और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नेटो से अपनी नाराजगी को साफ तौर पर जाहिर कर दिया है। कहा है कि हम समझ गए हैं कि नेटो अब हमें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि नेटो रूस से टकराव से डरता है। नेटो रूस से टकराव नहीं चाहता, रूस से डरता है। हमें यह बात समझ आ गई है। नेटो हमें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की ने तो लुहांस्क और दोनेत्स्क को लेकर समझौते के लिए भी अपनी तैयारी जाहिर कर दी है। सवाल यह है कि क्या जो बातें अब तक बयानबाजी में की जा रही हैं, अगर रूस के सामने यह प्रस्ताव रखा जाएगा तो पुतिन क्या युद्ध खत्म करने के लिए मानेंगे? जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात होगी, तब जो बातें ज़ेलेंस्की कर रहे हैं, क्या उस वक्त उनके विदेश मंत्री भी यही बात रूस के विदेश मंत्री से कहेंगे? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध शुरू होने से पहले कई बार चेतावनी दी थी यूक्रेन को कि वो नेटो की मेंबरशिप के लिए कोशिश ना करे। अगर नेटो की सदस्यता लेना चाहता है यूक्रेन, तो फिर यह जंग रुकेगी नहीं। अब ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि उन्हें नेटो की मेंबरशिप नहीं चाहिए। वो इसे अलग शब्दों में कह रहे हैं कि नेटो उन्हें स्वीकार ही नहीं करेगा। वो कह रहे हैं कि हम समझ गए हैं कि नेटो रूस के साथ तनाव नहीं चाहता है, टकराव नहीं चाहता है, वो रूस से डरता है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि नेटो पर तो हम बहुत पहले ही शांत हो गए थे, हमें पता है कि नेटो हमें स्वीकार नहीं करेगा। इस बीच अमेरिका के विदेश उप मंत्री का बयान आया है। यूक्रेन में बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर मौजूद है। विक्टोरिया नुलैंड की तरफ से बयान आया है और रिसर्च सेंटर पर रूस के कब्जे का उन्हें डर सता रहा है। अमेरिकी कांग्रेस में सुनवाई के दौरान विक्टोरिया ने यह बातें कही हैं। अमेरिका की तरफ से बयान आया कि बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर जो है उस पर कब्जे का डर है। यूक्रेन हैज biological research facilities, which in fact we are now quite concerned Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of
Russian forces should they approach. दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट संजय वेस्टन साहब हमारे साथ हैं और साथ ही इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट रूपेंद्र सचदेव हमारे साथ हैं। संजय जी, युद्ध की सबसे बड़ी वजह जो मानी गई थी वो ये थी कि पुतिन ने बार यूक्रेन से कहा था कि वो नेटो की मेंबरशिप के लिए कोशिश ना करे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बगल में आकर नेटो बैठ जाए और वो हमें अपनी बंदूक की नोक पर रखे। आज जब ज़ेलेंस्की खुद ही इस बात से पीछे हट गए कि अब हमें नेटो की मेंबरशिप नहीं चाहिए, या दूसरे शब्दों में कि नेटो अब हमें स्वीकार ही नहीं करेगा, इसके बाद क्या यहां से युद्ध समाप्त होने की तरफ आपको यह बड़ा कदम नजर आता है? विशाल, मेरे को तो लगता नहीं है कि ये युद्ध समाप्त होने की तरफ कोई कदम है। कई बार ये स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। देखिए, ये जो नेटो वाला सवाल है, ये क्या कितना मतलब इसकी वैल्यू है आज की तारीख में। सवाल ये उठता है कि कल मान लो बाल्टिक स्टेट्स पे रूस हमला करता है, क्या नेटो जाके उनको बचाएगा? क्योंकि उनका स्टेटमेंट है कि 1 इंच टेरिटरी को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब इसको दो तरीके से लेने का है, या तो दुनिया बोले कि प्रेसिडेंट बाइडेन और नेटो डर गया है, और दूसरा एंगल है कि इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट दिखाया है, इस वॉर में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। आप देखिए, प्रेसिडेंट पुतिन ने मेरे ख्याल वॉर के तीसरे दिन ही वो न्यूक्लियर के बारे में बात किया था, वो दिखाया था सारा न्यूक्लियर उनकी ब्रीफ के बटन वगैरह। तो ये एक मैसेजिंग थी वेस्ट को कि अगर आप इस लड़ाई में शामिल होंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करने में। और देखिए, कल अगर ये नेटो इन्वॉल्व हो जाता है इस लड़ाई में, तो सारा विश्व बोलेगा कि यार ये इन्वॉल्व हो गया और अभी ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा। वर्ल्ड वॉर की तरफ जब जाएगा तो इसका एंड स्टेट ये होगा कि अगर रशिया फोर्सेस को ज़्यादा डैमेज होने लगा इनकी एयर के ज़रिए, अमेरिकन एयर पावर के ज़रिए, तो वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया तो दोनों तरफ से युद्ध होगा, और न्यूक्लियर वेपन हुआ मतलब पूरी मानव जाति का ख़त्म हो जाएगा। अब ये सारा अगर देखा जाए, आज मानव जाति का पूरे नेटो और अमेरिका के ऊपर निर्भर है। ये बहुत बड़ा फैसला है, तो इसको मैं बोलूँगा एक स्ट्रैटेजिक रेस्ट्रेंट है। लेकिन पुतिन इसका फ़ायदा अगर उठाते जाएंगे तो ये दुनिया का एक नया विश्व ऑर्डर शुरू कर देगा कि कोई भी बड़े देश, और खासकर जो जहाँ पर तानाशाही है, जैसे चाइना, कल वो बोलेगा मैं ताइवान में घुस जाऊँ, कल वो किसी और कंट्री में घुसने लगेगा। तो ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है, और जो बड़ा एक बैलेंस ऑफ पावर होता था, दूसरा एक सुपर पावर, वो क्या चुप बैठा रहेगा? यानी कि बंदूक की नोक पर दूसरों से फैसले नहीं करवा सकते। रोपेंद्र, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ज़ेलेंस्की का एक टीवी इंटरव्यू में यह कहना कि अब हमें नेटो स्वीकार ही नहीं करेगा, हम ये जानते हैं, अब हम नेटो में शामिल होने की उम्मीद को छोड़ चुके हैं। अब तो वो दोनेत्स्क और लुहांस्क को लेकर समझौते के लिए भी तैयार हैं। अब जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे, क्या आपको लगता है कि एक सॉल्यूशन की तरफ, एक समाधान की तरफ यहां से बात आगे बढ़ेगी? कुछ ज्यादा नहीं बढ़ेगी, पर शायद कुछ नए थोड़े रास्ते चलेंगे। और जैसे बात हो रही है, रूस एक ग्राइंडर की तरह चलता जा रहा है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करके रहेगा। जहां तक रही बात ज़ेलेंस्की की, जो आज इन्होंने कहा है कि हमें नहीं चाहिए, तो वो ये भी तो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए पर आप हमें इन्वाइट करो, हम डिजर्व करते हैं। ये तो नेटो तो कह चुका है हम आपके लिए जंग लड़ेंगे नहीं, वो हम आपकी जमीन पर उतरेंगे नहीं, हम आपके लिए जंग लड़ेंगे नहीं। एक तरह से ज़ेलेंस्की को छोड़ दिया गया। महीनों से कह रहा है, तो ज़ेलेंस्की को पता नहीं था, महीनों से नेटो कह रहा है ये, पर फिर भी ज़ेलेंस्की हर फोरम पे जहां उसे मौका मिल रहा है और मौके क्रिएट कर रहा है। कल उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को एड्रेस करा कि भाई आप सोचो हिस्ट्री में आप लोग कहां रहोगे। ओके, तो जहां उसे मौका मिल रहा है वो पुश कर रहा है। तो ये इसका गिव अप का अभी नहीं है फिलहाल के लिए ना। जाते हुए आगे डेफिनेटली ये से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की फाइट है, और इसमें न्यूक्लियर एस्केलेट होने को है। लेकिन जब दोनों देशों के विदेश मंत्री, रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री मुलाकात करेंगे, आपको लगता है यूक्रेन की तरफ से कोई इस तरह का प्रस्ताव सामने रखा जाएगा, कुछ नरमी दिखाई जाएगी? हाँ, यस, प्रस्ताव रखें, दिखाएं, बट रशिया की डिमांड्स होंगी, और रशिया की बेसिक डिमांड तो मेरे ख्याल से ये है इस समय मोरलेस ज़ेलेंस्की जाए और न्यूट्रलाइजेशन नेटो का। और ज़ेलेंस्की जाने को तैयार नहीं होंगे? जाने को तैयार नहीं होंगे, राइट। तो ये ग्राइंडिंग चलती रहेगी, और ज़ेलेंस्की चले भी गए या और सरेंडर ऑफ द आर्मी, ये तीन एक चीजें हैं। तो क्या वेस्ट की तरफ से दबाव डाला जा सकता है ज़ेलेंस्की पर? वेस्ट की तरफ से तो डेफिनेटली डाला नहीं, इन्फ्लुएंस करा जाएगा, इस दबाव डाला जा सकता है। पर इसमें क्या है कि वेस्ट क्या चाहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़े आगे, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ेगा, और ये आगे ऐसे बढ़ेगा कि नेटो और रशियन फोर्सेस का कहीं ना कहीं फ्रिक्शन होगा आपस में। पोलैंड बॉर्डर पर हो जाएगा यूक्रेन में, या फिर यूक्रेन अफगानिस्तान जैसे रह जाएगा अगले 3-6 महीने, राइट ना। रशिया सोचेगा, रशिया को काट रहे हैं आप, टोटल नया वर्ल्ड ऑर्डर।
अभी 2 देश हैं, स्वीडन और फिनलैंड, जो नेटो के मेंबर नहीं है। फिनलैंड का बॉर्डर है रशिया से, चाहे सारी फोर्सेज यहाँ लगी हो, रशिया अपनी कुछ 10 छोटा सा देश है फिनलैंड, कुछ फोर्सेज लगा दे उसके बॉर्डर पे, थ्रेट करे, 48 घंटे के अंदर साइन करो कि आप न्यूट्रल रहोगे, फिनलैंड एंड स्वीडन। और पीछे से न्यूक्लियर एक्सरसाइज होती रहे बाल्टिक सी में, ये वो पूरा क्या कर लेगा फिनलैंड एंड स्वीडन? नेटो उन्हें हेल्प करेगा? नहीं, टेक्निकली तो क्या। सो अगर आप एक्सपेंशनिज्म कर रहे हो, अमेरिका, पुतिन अगर इसी रोड पे चल रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप तो हमें यही दिखता है ना। संजय महसिन साहब, तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान तो ये देखिए, डिप्लोमेटिक है या पीस टॉक्स है, लड़ाई कोई समाधान नहीं है। बल्कि मैं तो आज बहुत फर्मली इस व्यू का हूं, ये लड़ाई होनी नहीं चाहिए थी। अगर नेटो मेंबरशिप ही मसला था तो उसको सुलझाया जा सकता था, बातचीत करिए। ये तो मतलब ये वेल प्लान्ड ऑपरेशन था। ये देखिए, ये शुरू हो गया 2014 से, उसके बाद 2015 में ये सीरिया में गए, ये रूस, वहाँ पर उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की उसको लेजिटिमेट करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, वहाँ के पावर को लेजिटिमेसी देने को, कहने का मतलब ये है कि ये वेल प्लान्ड ऑपरेशन था। ये जो ट्रुप कंसंट्रेट हुए थे, तो ये ऐसा कुछ नहीं था कि ये ऑपरेशन नहीं होगा। ये मिलिट्री ऑपरेशन वेल प्लान्ड कंसीव था। मिस कैलकुलेशन हुआ है उसकी परिणाम में, और अभी जिस प्रकार आज की हालात हैं, ये मेरे को रुकता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन इसका सिर्फ एक ही तरीका है, इसको थ्रू म्यूचुअल डायलॉग ही किया, और दोनों पार्टीज को गिव एंड टेक करना पड़ेगा। मैंने शायद पहले भी कहीं बताया था, क्रीमिया शायद इनको देना पड़ेगा, और डोनेस्क और ये जो डॉनबैस का इलाका है, शायद इनको सरेंडर करना पड़ेगा। और ब्लैक सी में, क्योंकि पूरा ब्लैक सी अगर ये दे दिया तो यूक्रेन का लैंडलॉक कंट्री हो जाएगी, तो इनको थोड़ा सा पोर्शन वो जो ओडेसा का है वो साथ में रहना चाहिए। ठीक है, आर.एस. मल्होत्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं और उस पर आपका कमेंट चाहता हूं। रूस के जो टैंक इस वक्त यूक्रेन में नजर आ रहे हैं, उस पर यूएसएसआर का झंडा अब नजर आने लगा है। रूस के टैंक हैं, पूर्व सोवियत संघ के झंडे उस पर अब नजर आने लगे हैं। जो बात दुनिया भर में कही जाती थी, जो बात पश्चिमी देश भी बार बार कह रहे थे कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो पुराना सोवियत संघ बनाना चाहते हैं, उसी तरह का प्रभुत्व उनका दुनिया पर हो। ये जो तस्वीरें हैं, यूएसएसआर का झंडा जो उसमें नजर आता है, क्या ये उस तरफ इशारा कर रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता कि वो इस हद तक जाएंगे। अभी तक तो मुझे लगता है उनका लिमिटेड ऑब्जेक्टिव इस वॉर में तो ऐसा लगता है कि यही है कि यूक्रेन को वो नाटो का मेंबर बनने से रोकें। उसके ऊपर वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करे, और अमेंड करने के बाद वो ये का बात कहे कि वो नाटो में शामिल नहीं होगा। और दूसरी तो उनका वही है कि वो जो क्रीमिया का इलाका उन्होंने लिया हुआ है, उसको वो रिकग्नाइज़ करें एज पार्ट ऑफ रशिया। साथ में वो चाहते हैं कि डोनबास रीजन में जो 2 इलाके हैं, उनको भी वो एज इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो मान। लेकिन संकेत जो होते हैं इस तरह के, वो कुछ कहते तो जरूर हैं। ये यूएसएसआर का झंडा लगाकर कहना क्या चाहते हैं? नहीं, वो कहना यही चाहते हैं शायद कि अगर आप इस मेरी इन 3 बातों के ऊपर नहीं चलेंगे तो ये भी पॉसिबल है कि आपकी स्टेटहुड भी खतरे में पड़ सकती है। और उनका ये बिहाइंड द माइंड ये सपना तो है कि सोवियत यूनियन जो है वो उसका सपना वो देखते रहे हैं। शायद वो अब पॉसिबल तो नहीं है, पर इस तरह की बात वो अब करने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि यूक्रेन में उनकी जो शुरू में लड़ाई ना होती, अगर वो यूक्रेन उनकी ये बात मान लेता कि वो नाटो में शामिल नहीं हो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.